यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर एग्जाम है सितंबर में। आप लोग जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं, अपना टेक्निकल पोर्शन तैयार कर रहे हैं, अपना जीके वाला पोर्शन तैयार कर रहे हैं, लेकिन हिंदी अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि कैसे टैकल करना है, कितना पढ़ना है, कितना रहने देना है। क्योंकि अगर हम पढ़ने जाते हैं तो हिंदी वैसे ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। दूसरा क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कौन सा ऐसा पोर्शन है जो कि हमें ज़्यादा नंबर दिला सकता है, जहाँ से हमें मैक्सिमम स्कोर हम लोग कर सकते हैं। तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे इस चीज़ को कि हिंदी को कैसे टैकल करना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, और बाकी जो चीज़ें हैं जो छोड़ी नहीं चाहिए आपको, जिनको अभी बहुत ज़्यादा समय देने की आपको ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को भी मैं आपको बताऊंगी। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो यूपीपीएससी पॉली लेक्चरर अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है तो ये तो आप लोगों को बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। आप लोगों को मालूम होगा कि आपका जो पेपर 1 है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है बच्चे, है ना। इसमें आपका क्या है, जो प्रथम प्रश्न पत्र है पेपर 1 है, उसमें जर्नल हिंदी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है आपके 25 है, लेकिन हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। यानी कि पोर्शन आपका ऐसा है जिसमें हमें, अगर हम कुछ ही पढ़ करके अच्छे नंबर लेकर के आ जाए तो आप लोग बाकी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा आगे हो जाओगे, और अगर आपने छोड़ा तो बाकी स्टूडेंट से बहुत ज्यादा पीछे हो जाओगे, है ना। तो दोनों ही केसेस में जो है प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है इसका, ना। जितना सिलेबस दिया हुआ है उसी में से जो है हमें डिसाइड करना है कि क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए जो है एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूपीपीएससी ने जो अपना ऑफिशियल बच्चे सिलेबस दिया हुआ है ना, उसको किस तरीके से जो है आपको देखना है। क्योंकि चीजें जो है आपकी यहीं पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पे जो है बच्चे बहुत सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं, है ना। इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए आपके मन में। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है आपका हिंदी वर्ण विचार स्वर और व्यंजन, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनैकार्थी शब्द है, उपसर्ग प्रत्यय है, अशुद्धि शोधन वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव, शब्द युग्म, अर्थबोध, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, आपका संधि समास, आपका विराम चिन्ह, कारक चिन्ह, आपका हिंदी व्याकरण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव लिंग वचन, ठीक है। अब लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें इन्होंने लिख दी हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना बच्चे, तो इसका जो 70 to 80% हिस्सा इस सिलेबस का, वो बस एक ही चीज है जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। वोकैबुलरी यानी कि आपको किस शब्द का मतलब क्या है वो चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में हम शब्द संरचना, बचे एक टॉपिक आता है शब्द संरचना, है ना, जिसमें आपका अविकारी अविकारी शब्द आते हैं, है ना, जिसमें फिर आपका ये संज्ञा सर्वनाम, ये सारे के सारे वो चीजें आ जाती हैं। तो इसको अगर हम छोड़ दें, है ना, तो बाकी जो आपका पोर्शन है वो आपका 70 to 80% क्वेश्चन पेपर का बनाता है। कौन कौन सी चीजें उसमें आपकी आ जाती हैं बच्चे, वो स्टार्ट होती है आपके यहाँ पे टॉपिक नंबर 2 से। विलोम शब्द है, आपका पर्यायवाची शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, ठीक है, आपका शुद्ध वर्तनी अशुद्ध, है ना, तत्सम तद्भव शब्द है, आपके युग्म शब्द युग्म है, अर्थबोध है, शब्दार्थ है, मुहावरे और लोकोक्तियां हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक अगर देखेंगे टॉपिक नंबर 2 से लेकर के टॉपिक नंबर 10 तक, जो टॉपिक नंबर 2 है वहां से टॉपिक नंबर 10 तक आपका क्या है, 70 to 80% बन जाता है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। ये एनालिसिस बेस में आपको बता रही हूँ। और ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, आप टॉपिक नंबर 2 से लेकर के टॉपिक नंबर 10 तक अगर देखेंगे तो पूरा का पूरा पोर्शन जो है आपका बहुत ही सिमिलर प्रकार का है। मतलब कि जैसे आप लोग अगर पर्यायवाची पढ़ते हैं, है ना, आप जब विलोम पढ़ते हैं तो आपको शब्दों का नॉलेज होता है कि शब्द का मतलब ये है। वही शब्द जो है आपका काम आ जाएगा फिर आपका अनेकार्थी शब्द में, है ना, कि एक शब्द का मतलब एक से ज्यादा क्या क्या और हो सकता है, वहां पे आपका काम आ जाएगा, ठीक है। जो आप एक सेंटेंस के लिए एक शब्द आता है ना, एक वाक्य के लिए एक शब्द, वहां पे आपको वो काम आ जाएगा, है ना। तो इसमें आपका क्या है, मतलब कि अपना अगर आप लोगों ने अपनी वोकैबुलरी अच्छी कर दी तो वहीं पे 2-3 टॉपिक जो है आपके टैकल हो जाएंगे। बाकी जो अलग से चीज करने की, अलग से याद करने की चीजें रहेंगी वो आपकी कौन सी रहेंगी, जैसे कि आपका बच्चे यहाँ पे है मुहावरे और लोकोक्तियां,
इनको तो याद करना पड़ेगा। ये आपका सिर्फ शब्दों की नॉलेज के साथ में नहीं होगा, है ना। कुछ चुने हुए जो है आपके मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, जो कि रिपीटेशन में यूपीपीएससी के जो बाकी एग्जाम्स होते हैं, अभी रिसेंट ईयर में जो एग्जाम हुए हैं वहां पे जो आपके क्वेश्चन आते हैं हिंदी में मुहावरे लोकोक्तियों में, है ना, पिछले जो है आपके 5-6 साल में जो आपके हिंदी में एग्जाम्स हुए हैं वहां पे जो आपके पूछे गए हैं, उन्हीं को अगर आपने पढ़ लिया ना बच्चे, तो वहां से जो है आपके ये सारे के सारे मुहावरे लोकोक्तियां बन जाएंगे। दूसरा क्या है कि हमेशा मुहावरे और लोकोक्तियां जो है कठिन नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको शब्दों का अर्थ मालूम है तो आप उसको गेस करके जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मुहावरे लोकोक्तियां वाला पोर्शन हो गया जो मैं कहूंगी कि आपको याद करने की थोड़ी जरूरत है। दूसरा जो है आपका थोड़ा सा उपसर्ग और प्रत्यय, है ना, इनके लिए भी आपका क्या है कि आपको एक बार तो पढ़ना पड़ेगा अलग से कि उपसर्ग और प्रत्यय कौन कौन से होते हैं जिनको कि हम शब्दों के आगे और पीछे लगा करके उनका मतलब ही चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो है आपके दो टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, इसको थोड़ा सा अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत ज्यादा नहीं बचे, मतलब एक दिन भी अगर आप लगाओगे तो एक दिन में 1 घंटे में जो है पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका दूसरा है मुहावरे लोकोक्तियां, इनको थोड़ा सा अलग से याद करना पड़ेगा। बाकी जो सारी की सारी चीजें हैं वो है आपके सिमिलर, है ना। एक बार आप विलोम शब्द याद करिए, एक बार जो है पर्यायवाची शब्द करिए, बाकी जो आपके एक वाक्य के लिए एक शब्द है या फिर आपका अनेकार्थी शब्द एकार्थी शब्द है वो भी साथ में जो है आपका बनते हुए चलेंगे, वो भी जो है आपका साथ में तैयार होते हुए चलेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एनालिसिस दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो ये बच्चे आपका 2022 में जो आपके एग्जाम हुए थे, अभी लास्ट वही हुआ है, उससे पहले 2021 में हुआ था, है ना। तो दोनों ही जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी अवेलेबल क्वेश्चन पेपर हैं, उनको जो है आपका एनालाइज करके जो है मैंने आपके लिए ये छटनी करी है ना, कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से कि आपका ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो बच्चे आप लोग अगर देखें ना तो आपका जो 70 to 80 क्वेश्चन पेपर का हिस्सा है ना, 17 से लेकर के 18 क्वेश्चन वो आते हैं सिर्फ इन टॉपिक से, जिसे हम वोकेबुलरी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका विलोम हो गया, अनेकार्थिक शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, आपका शुद्ध वर्तनी, उपसर्ग प्रत्यय, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, मुहावरे, ये सारे के सारे जो है आपके यहीं से आ जाते हैं। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको कोई स्पेसिफिक हिंदी ग्रामर पढ़ने की जरूरत है ना, स्पेसिफिक हिंदी ग्रामर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। बाकी कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो कि फिक्स है जहां से कि आना है, जैसे बच्चे आपका ये है संधि विच्छेद और समास, है ना। बहुत ज्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन जो है आपको दोनों का देखने को मिलेगा। संधि के जो है किसी शिफ्ट में जो है आपके 2 भी क्वेश्चन है ना। तो यहां से मैं मान लेती हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपका संधि समास से बन जाएगा। क्रिया विशेषण और आपके जो संज्ञा सर्वनाम वाले जो आपके टॉपिक हैं, या फिर जो आपका स्वर व्यंजन वाला जो आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन वाला जो आपका ग्रामर है, वहां से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और फिर जो है आपका सिलेबस में आप देखेंगे तो लास्ट के बच्चे जो 2 टॉपिक दिए हुए इन्होंने, जो विराम चिन्ह और कारक चिन्ह है, जो 13वां और 14वां टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहां से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं? 2 से 3, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको यहां से भी मिलेंगे। तो संधि समास को अगर हम देखें और उसके अलावा जो है विराम और कारक चिन्ह को अगर हम देखें तो इन दोनों को ही मिला करके बच्चे आपको कितने हो जाएंगे? ये लगभग जो है आपके 3 से 4, 5 से 6 जो है आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो मतलब आपको अगर ऐसा करना है कि मुझे छोड़नी है कुछ चीजें, उसके बावजूद जो है मुझे अपना 70-80% हिस्सा जो है तैयार करते हुए चलना है, तो बच्चे यहाँ पे आप लोगों को आप डिसाइड कर लेना है ना। जैसे कि कोई बच्चा है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे भी ये कह रहे हैं कि मैम लोकोक्ति और मुहावरे हम याद नहीं करेंगे, है ना। तो अगर बच्चे आप यहाँ से मुहावरे और लोकोक्ति हटाते हो, मान लो कि आपसे याद नहीं होती है, बाकी चीज तो हम तैयार कर भी लेंगे, लेकिन लोकोक्ति मुहावरे हम नहीं याद कर पा रहेंगे, है ना, या फिर ये चीजें हमको नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा अलग सा हो रहा है ना, अलग से, क्योंकि आप टेक्निकल पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो ये चीजें जो है बहुत सारे बच्चे यही मैसेज कर रहे हैं मुझे कि एक बार के लिए पर्यायवाची शब्द तो मैं याद कर लूं, लेकिन ये लोकोक्ति और मुहावरे याद नहीं हो रहे हैं, है ना, और मन भी नहीं कर रहा है इनको पढ़ने का। तो अगर आप सिलेबस से ये वाली चीजें हटाते हो, मतलब कि मुझे ये नहीं पढ़नी है, तो बच्चे आप ये चीजों को थोड़ा सा देख लो, है ना। संधि समास में थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसलिए है क्योंकि ये रूल वाली चीजें हैं। समास में जो है आपके जितने भी टाइप ऑफ समास है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ नियम है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता। पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा, जो शब्द दिए हुए 4 शब्द दिए हुए हैं, ये 4 शब्दों में से जैसे कि आपका तत्पुरुष का एग्जाम्पल कौन सा है ना, बहुब्रीहि का एग्जाम्पल कौन सा है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका कि समास के रूल अगर आपने पढ़ लिए तो बहुत ज्यादा बाहर यहाँ से क्वेश्चन नहीं जाएगा, उसी के भीतर जो है क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। वही चीज जो है संधि के साथ में भी है कि संधि के जो है आपके नियम है, वो नियम जो है अगर आपने पढ़ लिए
नियमावली और रूल पढ़ने के, नियम पढ़ने की आप लोगों को आदत होती है ना, तो वो अगर आपने पढ़ी है तो वहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपका जो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टिक भी नहीं किया है, ये है बच्चे आपका जैसे क्रिया विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम है, इसके लिए क्या है कि बेसिक से जो है आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज मुझे छोड़नी है, तो मैं कहूंगी एज इंजीनियर जो चीजें आप लोग आसानी से, मतलब एक दिन में एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, है ना, उसको जो है आपको अगर तैयार करके आप चलते हैं तो बच्चे आप समास पढ़िए, ठीक है, आप संधि विच्छेद पढ़िए, आप जो है विराम और कारक चिन्ह पढ़िए, क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बस इनको जो है एक दिन में 1 घंटा लगा करके आपको पढ़ना है, दूसरे दिन जो है आपका एक टॉपिक क्लियर है ना। तो इस तरीके से जो है आप अगर देखेंगे तो 2 टॉपिक ये हो गए आपके, 2 टॉपिक ये हो गए, ऊपर जो है आपका उपसर्ग प्रत्यय आएगा, है ना। तो मतलब टोटल मिलाकर के जो है आपके 5 से 6 टॉपिक होते हैं, 5 से 6 दिनों के भीतर आपको जो है जो बेसिक ग्रामर है, अगर आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला, अभिकारी शब्द वाला जो आपका टॉपिक है, यानी कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, जो बेसिक ग्रामर है, अगर वो नहीं पढ़नी है, फिर भी आपको यूपीपीएससी पॉली लेक्चर में अच्छे स्कोर करना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, तो आप ये करिए कि बाकी इनको छोड़ करके, इसे कहते हैं हम अभिकारी शब्द है ना, क्रिया विशेषण संज्ञा सर्वनाम, इसे छोड़ करके बाकी टॉपिक जो दिख रहे हैं ना बच्चे, उनको पढ़ लो। और अगर आपको लगता है कि मुझे मुहावरे और लोकोक्तियां याद नहीं हो रही हैं, मैं नहीं याद कर पाऊंगा या फिर नहीं याद कर पाऊंगी, तब जो है आपको क्या करना है, जो स्वर व्यंजन वाला टॉपिक है ना, इसको जो है करते हुए चलना है, क्योंकि यहां से भी डेफिनेटली वो क्वेश्चन आपका देगा, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है ना, मतलब मैं आपको वो क्वेश्चन बता रही हूँ जहां पर कि आप एक टॉपिक पढ़ करके अपने क्वेश्चन कंफर्म कर लेंगे। तो वो कौन सा टॉपिक है आपका, समास हो गया, आपका संधि हो गया, आपका विराम हो गया, आपका कारक चिन्ह हो गया, है ना। यहां से मतलब एक टॉपिक पढ़ा आपने और एक क्वेश्चन जो है आपका कंफर्म हो गया कि यहां से क्वेश्चन आपका आना है। लेकिन फिर इसमें क्या है, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है कि आप संज्ञा भी पढ़ोगे, सर्वनाम भी पढ़ोगे, क्रिया भी पढ़ोगे, विशेषण भी पढ़ोगे, उनमें से जो है कितनी चीजें आपको याद रहती हैं, और फिर चारों में से कोई ना कोई एक या 2 टॉपिक को आपको देगा। हो सकता है कि आपके पास में सर्वनाम का क्वेश्चन आए, संज्ञा का ना आए, है ना। तो इस तरीके से जो है थोड़ा सा यहाँ पे रैंडमनेस है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर छोड़ने की सोच रहे हो तो इसको छोड़ना, बाकी सारी चीजें जो है आपका कर लेना, ठीक है। फिर क्या है कि बच्चे लोकोक्ति और मुहावरे क्या है ना, आपको बहुत ज्यादा लग रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है आपका हिंदी की लूसेंट से पढ़ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे दिए पे हैं, ठीक है। तो अगर सिलेक्टेड लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ने हैं, या फिर वो जो कि आपके कमीशन के द्वारा, चाहे वो आपका उत्तराखंड का है या फिर आपका यूपी का जो आपका लोक सेवा आयोग है, वो जिस तरीके के जो है आपके लोकोक्तियां मुहावरे पूछता है, और उसमें थोड़ा सा आपका यूपी का टच भी होता है ना, तो वहां से रिलेटेड जो आपके जैसे बुंदेलखंडी में बहुत सारी जो है आपके मुहावरे हैं, या फिर आपके अवधि में बहुत सारे जो है आपके मुहावरे होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा उसका टच लेकर के जो है आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होंगी, क्योंकि बहुत सारे जो है आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो अगर आपको सिलेक्टेड पढ़ने हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, है ना, कोर्सेस में जो है आपको सिलेक्टेड मिल जाएंगे। लेकिन बाकी जो चीजें हैं बच्चे, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप सोच रहे हैं कि कोई ये बता दो कि ये छोड़ लो, ये वाला पढ़ लो, है ना, तो डेली बेसिस पे जो है आप 10 से 20, है ना, और अभी तो आपके पास में समय है, तो अभी थोड़ा सा आप अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो कि डेली बेसिस पे जो है आप 20 शब्द 40 शब्द जो है पढ़ ले, है ना, उनको जो है आप याद कर लें कि इनका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो हिंदी की वॉकेबुलरी अगर आप तैयार करते हैं तो वो आपके बच्चे बहुत काम आएगी, और जो थोड़ा सा आपका जो रूल वाली जो चीजें है ना, उनको जो है एक एक दिन करके जो है आप लोग खत्म कर ले। एक दिन में जो है आपका संधि हो जाएगा, एक दिन में आपका समास हो जाएगा, एक दिन में आपका विराम, एक दिन में आपका कारक चिन्ह हो जाएगा, एक दिन में आपका उपसर्ग प्रत्यय, ये मैंने आपको कहा था कि इसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, है ना। बाकी चीजें तो ऐसी हैं कि वो वॉकेबुलरी के साथ में ही आ जाएंगी, उपसर्ग प्रत्यय जो है आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा पता होना चाहिए कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, है ना। उनको अगर हम किसी शब्द के आगे, किसी शब्द के पीछे लगाएंगे तो उसका क्या मतलब निकल करके आएगा, कैसे मतलब चेंज होता है ना। तो वो चीजें थोड़ी सी पढ़नी पड़ेंगी। बाकी सारी की सारी चीजें जो है अगर आप वॉकेबुलरी अपनी स्ट्रांग करते हो तो वो चीजें बच्चे आपसे ये वहां से हो जाएंगी। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये वाला पोर्शन जो है आपको पढ़ते हुए चलना है, या फिर आपको लोकोक्ति मुहावरे जो है याद करना है ना। क्योंकि ज्यादा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है बच्चे, तो आपको या तो आपका ये वाला जो हिस्सा है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वाला, वो पढ़िए, या फिर आपका जो है उपसर्ग प्रत्यय, सॉरी, ये जो आपका मुहावरे लोकोक्ति है वो पढ़िए, है ना। तो दोनों में से एक तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, लोकोक्ति मुहावरे अगर मुझे याद नहीं हो रहे हैं तो मैं जो है आपका क्रिया विशेषण पढ़ लूँ, क्योंकि लोकोक्ति मुहावरे भी अगर आप देखेंगे ना तो वो जो है 1 से 2 क्वेश्चन बनाता है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभिकारी शब्द से, इन टॉपिक से जो है आपका वो 1 से 2 क्वेश्चन बना देता है बच्चे, ठीक है। तो थोड़ा सा देखना है इन चीजों को। बाकी अगर लोकोक्ति मुहावरे पढ़ते हो तो उनके साथ में जो है स्वर व्यंजन पढ़ लेना, यहाँ से भी जो है डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आता है ना। और बाकी जो टॉपिक है यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चे।
बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। रूल वाली जो है आपकी चीज़ें हैं, है ना, आपके नियम है, तो वो नियम जो है पहले दिन आप पढ़ोगे, पहले दिन आपको वो क्लियर होंगे। जब आप रिवाइज करोगे तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो क्लियरिटी और ज़्यादा आ जाएगी, है ना। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चे, है ना। सबसे बड़ी जो बात मुझे यहाँ पे लगी पेपर को एनालाइज करते हुए 2022 के जितने भी हिंदी के पेपर हैं, उसमें आपका क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक लाइन का क्वेश्चन है वो, ठीक है। उसके बाद में जो है आपका 4 ऑप्शन है, और अगर आपने वो कर लिया तो 3 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं किया तो वो फिर आपका 3 नंबर लॉस हो जाएगा बच्चे, है ना। तो वो चीजें नहीं करनी है, बहुत आराम से थोड़ा सा कोशिश करिए, हिम्मत करिए, मैं तो कहूँगी हिम्मत करिए, क्योंकि हिंदी आप लोग जो है बाकी एग्जाम्स के लिए नहीं पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो हिंदी ऐसा भी नहीं है कि आपने यहाँ पे अगर पढ़ लिया तो दोबारा आपका काम आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर भाषा में पकड़ अच्छी हो गई, जैसे कि आप अगर वर्तनी अच्छी हो जाती है, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाती है, तो आपको आने वाले समय में हिंदी भाषा है ना, भाषा तो बच्चे काम आती ही है ना। तो इस हिसाब से जो है आप लोग पढ़िए, ये मत सोचिए कि मुझे सारा का सारा छोड़ करके आना है। 25 में से जो है 5 नंबर का छोड़ने की सोच लो, लेकिन जो बाकी का जो 20 नंबर है वो डेफिनेटली मुझे करके आना है, ये सोच करके बच्चे पढ़ो, है ना। तो बहुत अच्छे से जो है आप लोग इसे कर पाओगे। वो देखने में बच्चे डिफिकल्ट लगता है, एक बार आप अगर PYQ देखो, है ना, किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखो, तो वहां पे देखो कि एक एक लाइन का जो है आपका क्वेश्चन बन रहा है, एक एक लाइन का जो है क्वेश्चन है, तो उसे छोड़ते हुए उसकी वजह से जो है आपका नंबर ना आए, उसकी वजह से जो है आप मेरिट से बाहर हो जाओ, है ना, ये मत होने देना। और अभी आपके पास में बहुत अच्छा समय है, एक एक दिन दे करके जो है आपको एक एक चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और बहुत ज्यादा भी नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि 5 से 6 टॉपिक है, उनको जो है 5 से 6 दिनों में कवर कर लोगे, और उसके बाद में बस सब कुछ जो है आपके प्रैक्टिस पे है, सब कुछ जो है आपका रिविजन पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे आप जहाँ पे सेशन देख रहे हो मेक इट इजी मैकेनिकल, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल, जो भी आपका ट्रेड का बच्चा है UPPSC लेक्चरर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, और अगर नॉन टेक आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे मेक इट इजी लाइव क्लासेस, ठीक है। अच्छा, मोबाइल एप्लीकेशन बता देती हूँ, मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन है। वहां पे अगर आप जाएंगे तो UPPSC लेक्चरर के लिए जो है नॉन टेक्निकल पेपर 1 का और पेपर 2 का जो नॉन टेक है, यानी कि हिंदी और जीके दोनों आपको मिलेगा, और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ही जो है आपका सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है सिलेबस है, बहुत ज्यादा चीजें आपको जो है टैकल नहीं करनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा समय आपको नहीं देना है। बस आप जो है एक हफ्ते जो है दे दें अगर हिंदी को, और उसके बाद में जो है रिविजन के लिए जो है सिर्फ 1 घंटा, है ना, डेली बेसिस पे जो है रिविजन के लिए 1 घंटा, और साथ में जो है आपकी प्रैक्टिस आप जो है लूसेंट से कर सकते हो, या अगर खुद से भी पढ़ रहे हो तो किसी भी हिंदी की बुक से पढ़ कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा स्कोर जो है आप लोगों का यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपका जीके की तरफ या फिर आपका जो टेक्निकल की तरफ है वहां से थोड़ा सा आपको एक एज मिल जाएगी, बाकी सारे स्टूडेंट से आप आगे आ जाओगे, है ना। तो इग्नोर मत करना बच्चे इस चीज को। बाकी जो आपका मैकेनिकल का स्टूडेंट है जो कि UPPSC लेक्चर के लिए तैयारी कर रहा है, तो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही जो है आपके लिए, ये भी बच्चे आपका एक सॉल्यूशन है, ये भी आपके लिए एक ऑप्शन है। अगर आपको टेक के साथ में नॉन टेक भी तैयार करना है तो वो भी आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे टेक्निकल है सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी भी आपके मन में हिंदी को लेकर के कोई डाउट है, या अभी भी मैम कुछ और टॉपिक बताइए, या फिर कोई और स्ट्रैटेजी आपको अगर चाहिए, तो आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, वीडियो आपके लिए आ जाएगी। चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।